नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बिहार ने देश का सियासी मूड बदला है। कल तक जो देश नरेंद्र मोदी का लोहा मानता था, वह आज इस विचार में है कि यह क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनिवार्य रूप से सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। इन बातों में दम नहीं है कि भाजपा में जल्द कुछ होगा, आरएसएस सोचेगा। आरएसएस और भाजपा में तुरंत फुरत कुछ नहीं हुआ करता। स्वभाव और सोच में नरेंद्र मोदी की जो बुनावट है, उसी अनुसार उन्होंने बिहार के नतीजों को लिया होगा। वे भी सोच रहे होंगे कि चुनाव में जीत हार चलती रहती है, मतलब यथा स्थिति रहने के अवसर है। दिक्कत यह है कि 18 महीनों की छोटी अवधि में यदि जनता का अविश्वास फट पड़ा है, तो नेतृत्व और सरकार के इकबाल का आगे क्या होगा। यह अपने आप संसद में, आर्थिकी में, राजकाज में खोखलाता जाएगा। नरेंद्र मोदी अनुभवी नेता है, इसलिए बिहार के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री सोच विचार में अवश्य होंगे। पिछले तमाम प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल के बीच के ऐसे संकटों में जो किया, उससे कोर्स करेक्शन का रास्ता बनता है। सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार और पार्टी में फेरबदल का तरीका अपनाएंगे? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बिहार के नताइज का मतलब अपने तरीके से निकाल रहे हैं। आम इंतखाबात के बाद पहली बार कांग्रेस की वापसी का दावा किया जा रहा है। आम इंतखाबात के साथ और उसके बाद कांग्रेस 6 सूबों में हारी। पहली बार बिहार में कांग्रेस की सीटें 5 से बढ़कर 27 हुई है। लेकिन कांग्रेस के लिए ज्यादा अहम बात यह है कि उसने ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को हराया है। दरअसल बीजेपी में माना जा रहा था कि जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, वहां बीजेपी को आसानी होगी। खुद नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी तशहीर के आखिरी मरहले से पहले इस बात के लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया था कि उन दोनों ने कांग्रेस को 41 सीटें दी। मोदी ने कहा था कि लालू और नीतीश ने बैठे बिठाए बीजेपी की झोली में 40 सीटें डाल दी है। इन 40 सीटों में से 29 पर कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने का मुकाबला था, जिसमें से 19 पर कांग्रेस जीती, सिर्फ 9 सीट बीजेपी जीत पाई। इसलिए कांग्रेस के रहनुमा मान रहे हैं कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस के हारने का सिलसिला अब थम चुका है। 10 साल के इक़्तिदार के बाद कांग्रेस के कई लोगों की जो नाराजगी थी, वो खत्म हो गई है। आगे के इंतखाबात में कांग्रेस रहनुमा इसका फायदा देख रहे हैं, खासकर उन सूबों में जहां बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। असेंबली इंतखाबात के नताइज को लेकर बिहार के मरकजी वुज़रा के परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा। मोदी ने बिहार से आधा दर्जन वजीर बना रखे हैं और असेंबली इंतखाबात में सबकी ड्यूटी लगाई गई थी और सबको इलाकायत की बिना पर इंचार्ज बनाया गया था। इन सब में राधा मोहन सिंह को छोड़कर किसी रहनुमा की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है। मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह तिरहुत के इंचार्ज थे, जहाँ बीजेपी का मुजाहरा बेहतर रहा है। उनके अपने जिले मशरिकी चंपारण की 12 में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। उनके इंतखाबी हलके मोतिहारी में भी पार्टी 6 में से 4 सीटों पर जीती है। लेकिन उनके अलावा बाकी वुज़रा राजीव प्रताप रूडी, गिरिराज सिंह, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, उपेंद्र कुशवाहा सब नाकाम रहे। रूडी को गोपालगंज, छपरा और सीवान का इंचार्ज बनाया गया था, जहां बीजेपी बुरी तरह पिटी। उनके अपने इंतखाबी हलके में भी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जीती। इसी तरह गिरिराज सिंह के नवादा इंतखाबी हलके में बीजेपी 5 में से 2 पर जीती और रामविलास पासवान के इलाके में बीजेपी को 2 ही सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा और उनके दोनों रुकन पार्लियामेंट अपने अपने इलाकों में बुरी तरह नाकाम हुए। शत्रुघ्न सिन्हा की मुखालफत के बावजूद पटना शहर में बीजेपी जीती, लेकिन इसका क्रेडिट रविशंकर प्रसाद को शायद ही मिलेगा। कॉल ड्रॉप को लेकर वजीर आजम उनसे नाराज बताए जा रहे हैं और अगर बिहार के इंतखाबी नताइज की गाज उन पर नहीं गिरी तो कॉल ड्रॉप की गाज गिर सकती है। बिहार के नताइज आने के साथ ही बिहार में बीजेपी और उसकी हिमायती पार्टियों के बीच खींचतान शुरू हो चुकी है। माहिरीन ज़राए का कहना है कि नतीजे आने से एक दिन पहले बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने हिमायती पार्टियों के रहनुमाओं से नाराजगी जताई थी। 5 मरहलों के पोलिंग के बाद उनको ये रिपोर्ट मिल गई थी कि हिमायती पार्टियों का मुजाहरा काफी खराब रहा है और उनकी वजह से बीजेपी के मुजाहरे पर भी असर पड़ेगा। तभी बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को मुंतखब करने को लेकर उन्होंने हिमायती पार्टियों के तय नाराजगी जाहिर की थी।
अब हिमायती पार्टियों के रहनुमाओं की बारी है। उन्होंने बीजेपी की हिकमत अमली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एक हिमायती पार्टी के सीनियर रहनुमा ने टिकटों की तकसीम को आखिरी वक्त तक लटकाए रखने के लिए बीजेपी की मजम्मत की है। एक दूसरी हिमायती पार्टी के रहनुमा का कहना है कि रिजर्वेशन पर मोहन भागवत के बयान और नरेंद्र मोदी अमित शाह के फिरका वाराना बयानों की वजह से हारे। एक हिमायती ने तो दूसरी तरफ इम्कानात तलाशना शुरू कर दिया है। बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के 2 ठाकुर रुकन पार्लियामेंट भड़के हैं। उनका कहना है कि उनके इलाके में भी टिकट बांटते वक्त उनकी राय नहीं ली गई। पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि हिमायती पार्टियों को 80 सीटें देकर उनको मनमाने तरीके से उम्मीदवार मुंतखब करने के लिए छोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ी गलती थी। आर.के. सिंह, हुकुमदेव नारायण यादव, अश्विनी चौबे और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई रुकन पार्लियामेंट सवाल उठा रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदर अमित शाह ने आज आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने बिहार इंतखाबात के नतायज के बारे में संघ सरबराह से बातचीत की। पार्टी और हुकूमत से जुड़े मसाइल पर भी दोनों के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। गौरतलब है कि बिहार बीजेपी के कई लीडर मान रहे हैं कि रिजर्वेशन का तजजिया किए जाने की जरूरत बताने का जो बयान दिया गया है उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि बाज़ाब्ता तौर से बीजेपी रहनुमा कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था। बहरहाल इस तनाज़े और बिहार इंतखाबी नतायज के सियाक व सबाक में अमित शाह का संघ सरबराह से मुलाकात करना अहम है। बीजेपी रहनुमा इसे रस्मी मुलाकात बता रहे हैं। उनका मानना है कि जब भी संघ सरबराह दिल्ली में होते हैं तो पार्टी के सीनियर रहनुमा उनसे मुलाकात करते हैं। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मुल्क के लोगों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तई नाराजगी थी जो बिहार इंतखाबात के नतायज में जाहिर हुई है। 80 सीटें जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद आज लालू प्रसाद यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुल्क भर में वजीर आजम के खिलाफ नाराजगी है और बिहार में बीजेपी की शिकस्त से मुल्क की आवाम को थोड़ी राहत मिली है। लालू प्रसाद ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि आज मुल्क में कोई भी महफूज महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने सभी को खौफजदा किया हुआ है। आरजेडी सरबराह ने कहा है कि वो बहुत जल्द मुल्क की फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। उन्होंने वजीर आजम के अच्छे दिन के नारे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने बुरे दिन आएंगे। लालू प्रसाद ने यह भी कहा कि मुल्क के लोग झांसी में आकर मोदी के साथ चले गए थे। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने आज वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनको जीत पर मुबारकबाद दी। बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को हरा कर जीत हासिल करने वाले अजीम इत्तेहाद के लीडर नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हमारी पार्टी के लीडरों को शिकस्त के असबाब पर गौर करना होगा। उन्होंने कहा कि इस शिकस्त में मैं शामिल नहीं हूँ, जो शामिल हैं उनका किरदार तय होना चाहिए। बीजेपी रहनुमा मुरलीधर राव ने पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया है। गौरतलब है कि वो इंतखाबात से कबल ही लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के तई हमदर्दी का मुजाहरा कर रहे थे। वन रैंक वन पेंशन के मसले पर वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि रिटायर्ड फौजियों की तमाम बातों को तस्लीम नहीं किया जा सकता है। मरकजी हुकूमत ने बिहार इंतखाबात के बाद OROP का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन रिटायर्ड फौजी इस बात से मुतमईन नहीं है और वो इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। इस एहतजाज के बीच पर्रिकर ने कहा है कि जमहूरियत में मुतालबा रखने का सभी को अख्तियार है, लेकिन तमाम मुतालबात को माना नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड फौजियों की ज्यादातर बातों को मान लिया गया है और जो बातें बची रह जाएंगी उन पर गौर किए जाने के लिए जुडिशियल कमीशन कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी मसाइल का हल निकाल लिया गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। पहले दिल्ली और फिर बिहार में भाजपा की बुरी हार नरेंद्र मोदी की निज हार है या नहीं, इस बहस का खास मतलब नहीं है, इसलिए कि विपक्ष ने नरेंद्र मोदी की हार करार देते हुए टकराव की राजनीति का ऐलान कर दिया है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
बिहार असेंबली इंतखाबात के बाद ये सवाल खड़ा हुआ है कि अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। क्या वो अपने कामकाज का तरीका, अपनी हिकमत अमली और अपनी टीम में कोई तब्दीली करेंगे, या दिल्ली की तरह ही बिहार की हार को भी जमहूरियत के मामूल का अमल मानकर आगे बढ़ेंगे। आम इंतखाबात की भारी भरकम जीत के साथ और उसके बाद वो इतने इंतखाबात जीत चुके हैं कि दिल्ली और बिहार की हार का उनकी सोच पर ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। आमतौर पर मरकज में हुकूमत चलाने वाली पार्टियां अपने दौरे इख्तदार के बीच इस तरह के बहरान से गुजरती है, लेकिन जब एक सूबे की हार को वजीर आजम के कामकाज पर मेमोरेंडम की तरह देखा जाने लगता है तो उसका असर और उससे निपटने का तरीका दोनों अलग होते हैं। वैसे कहने को तो बीजेपी के रहनुमा इस बहाने से दिफा कर रहे हैं कि बीजेपी अब भी सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, इसलिए उसे सबसे ज्यादा वोट मिले। आम इंतखाबात के मुकाबले बीजेपी के अपने वोट में बहुत कम कमी आई है, लेकिन एनडीए का वोट 5% तक कम हुआ है। इस 5% वोट के कम होने से जो इंतखाबी नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बिहार में हुए इस नुकसान के बीच बीजेपी के लिए फायदे की बात हो सकती है कि शायद इसके बाद नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका और तशहीर का स्टाइल बदले। आम इंतखाबात जीतने के बाद अवाम के बीच ये पैगाम गया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी वजीर इश्तिहार बन चुके हैं, वो मुसलसल इंतखाबी मोड में हैं। सूबों के असेंबली इंतखाबात में तो ठीक है, यहाँ तक कि सरकारी प्रोग्रामों और गैर मुल्की सरजमी पर होने वाले प्रोग्रामों में भी उनका खुतबा इंतखाबी होता है। हो सकता है कि वो इस शबीह से निकलने और एक कामकाजी वजीर आजम की शबीह बनाने की कोशिश करें, जैसी कि उन्होंने गुजरात में वजीर आला की बनाई थी। ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि वो फौरन अपनी टीम बदलेंगे, वज़रा में रद्दोबदल करेंगे या तंजीम में तब्दीली करेंगे। जैसा उनका मिजाज है उसमें वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये पैगाम जाए कि वो किसी तरह के दबाव में फैसला कर रहे हैं। इसलिए चाहे काबीना में रद्दोबदल का मामला हो या सूबों में तब्दीली की बात हो या आरएसएस के साथ मिलकर इंतखाबी हिकमत अमली में तब्दीली का मामला हो या तंजीम में रद्दोबदल का सवाल हो, इन सब के लिए सही वक्त को वो खुद चुनेंगे। सर पर आ पड़ी किसी परेशानी से मजबूर होकर बदलने का मिजाज उनका नहीं रहा है। सियासी तौर पर यह बात सही है कि वो दबाव में नहीं बदलेंगे, लेकिन एक वजीर आजम के नाते उनको कुछ चीजें बदलनी होंगी। बिहार के नताइज ने हिज़्ब इख्तिलाफ को जैसी ताकत दी है उससे मरकज में और ऐवान में उनके लिए कामकाज करना मुश्किल होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लेने की अब ज्यादा जरूरत पेश आ रही है। उनको कानूनी और इंतजामिया से जुड़े कामकाज के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मफाहमत बनानी होगी, क्योंकि बिहार का एक सबक ये भी है कि उनको कुछ ठोस कामयाबियां लेकर अवाम के बीच जाना होगा। सिर्फ बयानों और वादों से बरसों पहले गढ़ी गई एक छवि से लोगों को मुतासिर नहीं किया जा सकता है। ये दिल्ली के बाद बिहार में भी साबित हुआ है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बिहार की हार और नरेंद्र मोदी पर चर्चा करेंगे। चुनाव में हार जीत होती रहती है, इससे केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। यह एक पुरानी दलील है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दलील पर कुछ न करे और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे, यह संभव नहीं है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, बिहार चुनाव नतीजों के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोर्स करेक्शन जैसा कोई काम करेंगे? सरकार संगठन कोई फेरबदल होगी या इस भाव में इस नतीजों को लिया जा रहा है या लिया जाएगा कि भाई चुनाव में जीत हार चलती रहती है और यथास्थिति रहेगी? देखिए, जहाँ तक तो संगठन की बात है तो संगठन के चुनाव हो रहे हैं और नए अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना है, तो मुझे नहीं लगता कि संगठन में कोई बड़ा फेरबदल इस बीच में होगा। जहाँ तक सरकार की बात है तो क्योंकि शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है और ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये समय है कोर्स करेक्शन करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है 26 नवंबर से पहले, और उसमें कोर्स करेक्शन का कोई ना कोई संदेश अवश्य दिया जाएगा। जी नहीं, वो वैचारिक तौर पर कोर्स करेक्शन की आप जरूरत मानते हैं या चेहरों की रद्दोबदल से? क्योंकि देखिए, बुनियादी दो बातें, एक विकास अच्छे दिन का मामला और दूसरा
हिंदू मानस, हिंदू जो वोट आधार है उसकी अपेक्षाओं को पूरा करना, ये दो वैचारिक मुद्दे ज्यादा है। देखिए, जहां तक तो प्रधानमंत्री का सवाल है, तो प्रधानमंत्री ये जो ओवरऑल जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो केवल अकेले प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं रहता है। प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं और सरकार का जो 18 महीने का कार्यकाल अब तक रहा और जिसके कारण कुछ ना कुछ उसका असर बिहार चुनाव पर भी हुआ, वो कोर्स करेक्शन करना प्रधानमंत्री के अपने हाथ में है। और मुझे लगता है कि शीत सत्र से पहले कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है, जिससे एक मैसेज भी जाएगा। मतलब फेरबदल ऐसा होगा कि जिससे बहुत बड़ा बिल्कुल बुनियादी परिवर्तन वाला होगा? ऐसा तो मैं नहीं मानता। लेकिन उससे क्या होगा कि फोकस हमारी सरकार का फिर से डेवलपमेंट पर ही है और मैं उस डेवलपमेंट के एजेंडा को बड़ी गंभीरता से लेकर आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने कई मंत्रियों के मंत्रिमंडल उनके विभागों में परिवर्तन किया है। तो ये एक संदेश दिख रहा है। नहीं अशोक जी, क्या ये नहीं मानते आप, क्योंकि आप बहुत पिछले 30-40 साल से तमाम प्रधानमंत्रियों और उनके संकटों को देखते रहे। राजीव गांधी जब संकट में आए तब कैबिनेट को रीसफल करके कुछ चेहरे बदले, इस तरह की 10 तरह की कवायदें हुई है। ये आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा बड़ा गंभीर संकट है और ज्यादा बुनियादी ठोस, जिसमें कि सचमुच में जैसे मई से पहले जो नरेंद्र मोदी की सरकार से बुनियादी की वही बाहर से लोग आएंगे, टेक्नोक्रेट है या इस तरह की जो चीजें, वैसा कुछ नहीं होता हुआ लगता है या रूटीन का मामला होगा? नहीं, रूटीन नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है 3 स्तर पर ये परिवर्तन या विचार की बात है। एक है पार्टी संगठन की, दूसरी है कि विचारधारा की या प्रोग्राम्स की, लेकिन जो तीसरी चीज नरेंद्र मोदी के अपने हाथ में है वो है उनकी सरकार कैसे चल रही है। तो 18 महीने के अनुभव से अगर उनको कुछ कोर्स करेक्शन करना है अपने मंत्रिमंडल में या कुछ नए चेहरे लाने हैं, उसके लिए समय अभी है और वो 26 नवंबर से पहले करना पड़ेगा। उसके बाद फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पहला कदम जो हमें शायद देखने को जल्दी मिल सकता है वो है मंत्रिमंडल के बारे में कुछ ना कुछ विचार वो अवश्य कर रहे हैं। नहीं, उसके साथ में सामूहिक तौर पर क्या कोई विचार हो रहा होगा कि इसका हार का या जो भी है इसका मूल्यांकन, इसको संसदीय बोर्ड है, ये प्रधानमंत्री अपने स्तर पर कुछ करने की स्थिति में होंगे या करेंगे? नहीं, देखिए, इस सारे मामले में तो विचार विमर्श सामूहिक होता है। पार्टी के अंदर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, बिहार स्तर पर अलग से होगा और कुल मिलाकर जो मुद्दे उठे इस चुनाव में उन मुद्दों पर भी विश्लेषण होगा कि क्या विकास का मुद्दा क्यों डिरेल हो गया, जातिवाद क्यों हावी हो गया, कैसे हावी हो गया। तो इन मुद्दों पर विचार में समय लगेगा, क्योंकि अभी 26 नवंबर से पहले तो ये व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श जल्दी नहीं हो सकता। उसके लिए कोई चिंतन शिविर हो सकता है, लेकिन जैसे कि पुराने वरिष्ठ नेताओं का, मार्गदर्शक मंडल का अब शायद कोई औपचारिक मीटिंग हो जाए, कुछ ऐसा संभव है या ये नहीं है? नहीं, देखिए, ये कॉस्मेटिक चेंजेस लगते हैं कि आपने कॉस्मेटिक नहीं, लेकिन एक अनुभवी के नाते भाई सबसे बड़ा संकट ये नहीं लगता है कि एक अनुभव की बेसिक कुछ कमी थी जिसके कारण इतना बड़ा फियास्को हो रहा कि दिल्ली के बाद बिहार भी हो गए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि इस चीज का मंथन जो है ना वो तुरंत नहीं हो सकता है। उसके लिए पार्टी की कार्यकारिणी मिलेगी या और किसी न किसी स्तर पर इसके बारे में विचार विमर्श होगा, लेकिन इन सब में समय लगता है। जो समय अभी सरकार के परिवर्तन का जहां तक मामला है उसमें समय अधिक नहीं है। तो मुझे लगता है पहला जो एक संकेत कि सचमुच में कुछ विचार विमर्श हो रहा है और कुछ सोच विचार हो रहा है, उसका पहला इंडिकेशन अगर कोई मिलेगा तो वो मंत्रिमंडल में हेरफेर से मिलेगा। आपके अनुसार क्या ये संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार्यशैली, अपने खुद के निजी जो सिस्टम है, जो सोच है, उसमें कुछ परिवर्तन लाए? देखिए, ये तो एक विवाद का मुद्दा है कि उनकी कार्यशैली कैसे है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता, केवल परसेप्शन की बात होती है। नहीं तो परसेप्शन से ही तो देखिए, परसेप्शन में आप ये तो मानेंगे कि पिछले 30-40 साल के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके मुकाबले में इनका परसेप्शन बिल्कुल अलग तरह से बना? नहीं, देखिए, इनका जो ये परसेप्शन दिल्ली में आने के बाद बना है उसके लिए बहुत हद तक जब वो गुजरात में जैसे मुख्यमंत्री थे वहां से वो उधार लिया हुआ, वो लेगेसी है। वो लेगेसी लोगों के मन में है। लेकिन अभी पिछले 18 महीने में मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ऐसा इंडिकेशन दिया है कि उनका जो स्टाइल है वो अलग है और बाकी प्रधानमंत्री अलग तरह से करते थे। कुल मिलाकर जो एक सामूहिक जिम्मेवारी सरकार की
पिछले 18 महीने में रही है और जिस प्रकार से सरकार ने इतना काम किया है, उस सब के चलते कहीं ना कहीं कहाँ चूक है, क्यों नहीं कुछ मंत्री परफॉर्म कर पा रहे, तो उस पर विचार का एक रास्ता ये है कि वो इसमें कुछ रद्दोबदल करें, कुछ परिवर्तन करें, नए चेहरे लाएं, तो ये संभव हो सकता है। जी अशोक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।